गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 हिंदी मीडियम पार्ट 2 विषय सामाजिक विज्ञान। पाठ का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। यहाँ आपको पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं जिन्हें आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। उसके बाद दिया गया है आपको पाठांतर्गत प्रश्नोत्तर है, मतलब पाठ के अंदर जो प्रश्नोत्तर दिए रहते हैं आपको पृष्ठ संख्या के साथ दिए गए हैं कि कौन से पेज पर कौन सा प्रश्न दिया गया है। ये भी आप ध्यान से पढ़ें और समझें। आगे दिया गया है आपको पाठांत प्रश्नोत्तर, है ना। पाठांत प्रश्नोत्तर मतलब आपका जहाँ पाठ खत्म होता है, जहाँ चैप्टर खत्म होता है, उसके बाद जो आपको प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्नों उत्तर सहित। पहला प्रश्न देखिए, व्याख्या करें। उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों थी? ख दिया है, पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया? ग दिया है, भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे? घ दिया है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया? उत्तर देखिए, उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई थी क्योंकि इसके निम्नलिखित कारण थे। पहला, औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। दूसरा, उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया था। तीसरा, वियतनाम, चीन, बर्मा आदि देशों में उपनिवेशवाद का विरोध होता रहा क्योंकि उपनिवेशवाद के कारण आर्थिक शोषण और राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा था, जिससे राष्ट्रीय भावनाओं का विकास हुआ। चौथा, भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद की भावना विकसित हो रही थी। हिंद, चीन के, वियतनाम और विश्व के अनेक एशियाई, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों में राष्ट्रवाद की प्रक्रिया उपनिवेशवाद के विरोध में शुरू हुई थी। ख की व्याख्या देखिए, प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 ईस्वी में मित्र राष्ट्रों ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका तथा धुरी राष्ट्रों के मध्य प्रारंभ हुआ। इसका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा करती थी। इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और करों में वृद्धि की गई। दूसरा, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू किया गया। युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ रही थी। 1913 से 1918 के बीच कीमतें दोगुनी हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी। तीसरा, ग्रामीणों को सेना में जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। चौथा, 1918, 19 और 1920-21 में देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया। पांचवा, आम जनता महामारी का शिकार हो गई। सरकार महामारी से निपटने के लिए कोई खास प्रयास नहीं कर रही थी। छठा, 1915 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास किया। यह एक दमनकारी एक्ट था। इसने आम जनता में राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रबल कर दिया। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ग दिया गया है आपको। ग प्रश्न दिया हमें था व्याख्या करने के लिए, भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे? देखिए, 1918 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को रोकने के लिए कानून बनाया था। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। इसलिए भारतीय रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। अतः 6 अप्रैल को विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों के माध्यम से इस एक्ट का विरोध किया गया। घ देखिए, घ दिया आपको व्याख्या करने के लिए, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया? उत्तर है, गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था, परंतु 1922 में गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर गांधी जी को असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा क्योंकि चौरी चौरा नामक स्थान के बाजार से गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया।
जनता ने आवेश में आकर थानेदार और कई सिपाहियों की हत्या कर दी और पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। इस घटना को देखते हुए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया। प्रश्न नंबर 2 है, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? उत्तर, सत्याग्रह के विचार का मतलब सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर देना है। अर्थात अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झंझोड़ना चाहिए। उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। प्रश्न नंबर 3 दिया गया है आपको, निम्नलिखित पर अखबार के लिए रिपोर्ट लिखें। पहला है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये आप पहले भी बहुत बार पढ़ चुके होंगे, कक्षा 8वीं में, 9वीं में, है ना। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड रिपोर्ट। जलियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले बैसाखी के सालाना मेले में भाग लेने पहुंचे। यह मैदान चारों ओर से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है तथा मैदान का प्रवेश द्वार बहुत सकरा है। शहर से बाहर होने के कारण शहर में मार्शल लॉ लागू है, इससे लोग अनभिज्ञ है। बहुत से लोग रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। उसी समय जनरल डायर ने निहत्थे सत्याग्रहों पर सैनिकों द्वारा अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिससे हजारों लोग मारे गए। देखते ही देखते लाशों का ढेर लग गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के इतिहास में सबसे दर्दनाक घटना है। इस घटना की जानकारी प्राप्त होते ही उनमें सरकार के विरुद्ध आक्रोश और गुस्सा भड़क उठा है। अमृतसर तथा पंजाब के अन्य भागों में तनाव का माहौल बना हुआ है। सरकार ने स्थिति पर काबू पाने के लिए सारे पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया है। इस रिपोर्ट का प्रकाशन अखबार के मुख्य पृष्ठ पर होना चाहिए, जिससे संपूर्ण भारतवर्ष को इसकी जानकारी मिले। जो अंग्रेजी सरकार जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कहकर सम्मानित कर रही है, उसको इस अमानवीय कृत्य के लिए दंडित किया जाए। दूसरा दिया था आपको साइमन कमीशन। 3 फरवरी 1928 को इंग्लैंड की सरकार ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यों का एक कमीशन भारत भेजा। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना तथा उसी से संबंधित सुझाव देना था। इस कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। इससे भारतीय नेताओं को अपना अपमान लगा और इस कमीशन का घोर विरोध हो रहा है। इस कमीशन की रिपोर्ट अपूर्ण और अव्यावहारिक है। कमीशन ने वयस्क मताधिकार की मांग को भी नकार दिया है। लाला लाजपत राय इस कमीशन का विरोध कर रहे थे। वह कमीशन का विरोध करते समय गंभीर रूप से चोटिल हुए हैं और अंततः भारतीयों ने एक महान प्रतिभाशाली दिग्गज नेता को खो दिया। इस कमीशन द्वारा सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया है। यह सरकार के गलत उद्देश्यों को उजागर करता है। यह रिपोर्ट अखबार के मुख्य पृष्ठ पर छापकर भारतीयों की भावना को आघात करने वाली अंग्रेजी सरकार की आलोचना की जानी चाहिए। प्रश्न नंबर 4 देखिए। इस अध्याय में दी गई भारत माता की छवि और अध्याय 1 में दी गई जर्मेनिया की छवि की तुलना करना है। हमने अध्याय 1 में जर्मेनिया की छवि पढ़ी थी, है ना। तो आपको अध्याय 1 की जर्मेनिया की छवि और इस अध्याय की भारत माता की छवि दोनों की आपस में तुलना करना है। देखिए भारत माता की छवि और जर्मेनिया की छवि। पहला दिया भारत माता की छवि का निर्माण 1905 में रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। दूसरा है जर्मेनिया की छवि को 1848 में चित्रकार फिलिप वेट ने बनाया था। इसमें भारत माता को एक सन्यासिन के रूप में दर्शाया है। भारत माता के हाथ में त्रिशूल है जिस पर झंडा लहरा रहा है। वह हाथी और शेर के बीच में खड़ी है। ये दोनों पशु शक्ति और सत्ता के प्रतीक हैं। जर्मेनिया के हाथ में तलवार है जिस पर खुदा है। जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। इसमें भारत माँ को अन्नपूर्णा के रूप में दर्शाया। इसमें जर्मेनिया को राइन नदी पर पहरा देते हुए दिखाया गया है। चौथा
भारत माता की दोनों छवियों में शांत, गंभीर तथा आध्यात्मिक जैसे देवी गुणों के भाव प्रकट हो रहे हैं। जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है क्योंकि बलूत वीरता का प्रतीक है। 5वां, भारत माता की छवि श्रद्धा तथा राष्ट्रवाद के प्रति आस्था का प्रतीक है। जर्मेनिया की छवि रौद्र गुणों से युक्त राष्ट्रीयता व देशभक्ति का प्रतीक है। यहाँ आपके प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं, है ना। जो पाठ के अंत में आपको प्रश्नोत्तर दिए गए थे वो समाप्त होते हैं। अब आगे दिया है आपको चर्चा करें, है ना। चर्चा करें में पहला प्रश्न आपको दिया गया है 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल होने वाले सभी सामाजिक समूहों की सूची बनाइए। इसके बाद उनमें से किन्हीं 3 को चुनकर उनकी आशाओं और संघर्षों के बारे में लिखते हुए यह दर्शाइए कि वे आंदोलन में शामिल क्यों हुए। उत्तर है, असहयोग आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने भाग लिया, लेकिन हर एक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार तो किया, लेकिन उनके लिए उसके अर्थ अलग अलग थे। आंदोलन में शामिल प्रमुख सामाजिक समूह निम्नलिखित थे। शहरों में मध्यम वर्ग के लोग, व्यापारी और व्यवसायी, भारतीय दस्तकार और मजदूर, भारतीय किसान, बागान और मजदूर, आंध्र प्रदेश के आदिवासी इत्यादि। पहला, शिक्षित मध्यम वर्ग। आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी से हुई। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, हेडमास्टरों और शिक्षकों ने इस्तीफे सौंप दिए, वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया। अंग्रेजों की भेदभावपूर्ण नीति के कारण शिक्षित वर्ग अंग्रेज सरकार का विरोधी बन गया। दूसरा, व्यापारी और व्यवसाय। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। जब बहिष्कार आंदोलन फैला तो लोग आयातित कपड़े को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे, तो भारतीय कपड़ा व्यापारियों और हाथकरघों का महत्व बढ़ गया। तीसरा, बागान मजदूर। महात्मा गांधी जी के विचारों और स्वराज के अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी। असम के बागानों में मजदूरों के लिए आज़ादी का मतलब था कि वे उन 4 दीवारियों से जब चाहे बाहर आ सकते हैं। अतः जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे। उनको यह लगने लगा कि अब गांधी राज आ रहा है, अब सबको जमीन मिलेगी। इसलिए उन्होंने भी असहयोग आंदोलन में गांधी जी का साथ दिया। 2, प्रश्न नंबर, नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि यह उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। उत्तर है, देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया। 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। गांधी जी इन मांगों के जरिए समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे ताकि सभी उनके अभियान में शामिल हो सके। सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करने के बारे में थी। नमक का अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते हैं, यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था। नमक पर कर ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू था। गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक हर रोज लगभग 10 मील का सफर तय करके 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। यह कानून का उल्लंघन था। गांधी जी ने अंग्रेजों के कानून की शांतिपूर्ण तरीके से अवज्ञा की, इसलिए नमक यात्रा उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक बन गई। प्रश्न नंबर 3 है, कल्पना कीजिए कि आप सिविल नाफरमानी आंदोलन में हिस्सा लेने वाली महिला हैं। बताइए कि इस अनुभव का आपके जीवन में क्या अर्थ होता। उत्तर देखिए, मैं सिविल नाफरमानी आंदोलन में हिस्सा लेने वाली महिला हूँ। इस अनुभव का मेरे जीवन में अत्यधिक महत्व होता। मुझे अपने ऊपर गर्व महसूस होता कि मैं हजारों महिलाओं के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेकर अपने राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करूंगी। मुझे संतोष होगा कि भारतीय समाज में महिलाओं का स्तर ऊंचा उठेगा। रूढ़िवादी परंपराएं ढीली होंगी कि महिलाएं घर की 4 दीवारी के लिए ही बनी हैं। तीसरा, आंदोलन में भाग लेने से यह साबित होगा कि महिलाएं भी पुरुषों की तरह कठोर परिश्रम, त्याग, वीरता और साहस से भरपूर होती है। वह घर परिवार की जिम्मेदारी के साथ साथ देश के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे सकती हैं। प्रश्न नंबर 4 है, राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचिका के सवाल पर क्यों बटे हुए थे। अगला उत्तर देखिए आप, चौथा।
जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ उस समय समुदायों के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। पहला, बहुत सारे दलित नेता अपने समुदाय की समस्याओं का राजनीतिक हल ढूंढना चाहते थे। वे खुद को संगठित करने लगे। उन्होंने शिक्षा संस्थानों में आरक्षण के लिए आवाज उठाई और अलग निर्वाचन क्षेत्रों की बात कही ताकि वहां से विधायी परिषदों के लिए केवल दलितों को ही चुनकर भेजा जा सके। उनका मानना था कि सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर हो सकती है। दूसरा, बहुत सारे मुस्लिम नेता और बुद्धिजीवी भारत में अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों को लेकर चिंता जता रहे थे। मोहम्मद अली जिन्ना मानते थे कि मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटों दी जाए और मुस्लिम बहुल प्रांतों में मुसलमानों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए। भारत के सामुदायिक समूहों को मान्यता दिए बिना यहाँ लोकतंत्र के सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता। इसलिए राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचिका के सवाल पर बटे हुए थे। परियोजना कार्य मतलब प्रोजेक्ट जो आपके करने योग्य है। इंडो चाइना के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन का अध्ययन करें। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की तुलना इंडो चाइना के स्वतंत्रता संघर्ष से करें। देखिए उत्तर, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की तुलना इंडो चाइना को स्वतंत्रता संघर्ष के साथ निम्नलिखित है। भारत और इंडो चाइना। पहला दिया, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले एशियाई देशों में एक भारत था। इंडो चाइना में 1 अक्टूबर 1949 में माओ से तुंग ने राष्ट्रवाद के खिलाफ 20 सालों तक चले गृह युद्ध के बाद कम्युनिस्ट पार्टी की जीत का ऐलान कर दिया। दूसरा है, भारत के स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। सत्य और अहिंसा को उन्होंने अपना अस्त्र बनाया था। माओ से तुंग द्वारा पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की गई, तब चीन गणतांत्रिक समाजवादी देश बना। तीसरा, स्वतंत्रता के संघर्ष में लाखों जानें गई। स्वतंत्रता के संघर्ष में लाखों नागरिक मारे गए तथा कई चीनी नागरिक लापता हो गए। चौथा, 1971 में पाकिस्तान के 2 हिस्से हुए। उनका पूर्वी हिस्सा अलग होकर स्वतंत्र बांग्लादेश बना। इंडो चाइना तीनों देशों से मिलकर बना, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। पांचवा, एशिया और अफ्रीका के स्वाधीनता आंदोलनों के इतिहास में भारत की स्वाधीनता का बहुत अधिक महत्व है। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की नीतियों के कारण दूसरे देशों के स्वाधीनता आंदोलन को बल मिला और उन्हें सफलता प्राप्त हुई। 1913 ईस्वी में राष्ट्रवादी नेता फान बोई चाओ ने 1939 से 43 ईस्वी में चीनी कब्जे के विरुद्ध युद्ध छेड़ने वाली महिलाओं पर एक नाटक लिखा। जनवरी 1947 ईस्वी को पेरिस में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते में अमेरिका के साथ समझौता समाप्त हुआ। वियतनाम एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। यह आपका पार्ट 3 समाप्त होता है। आप लोग सब अध्याय 3 को अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।